नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। गुजरात के मॉडल किस तरह से 2014 से लगातार हमारे देश में एक नया प्रयोग करते चले आ रहे थे और अब उस प्रयोग के खतरनाक परिणाम सामने आए। कौन सा प्रयोग? प्रयोग डिजिटल इंडिया का। बड़ी संख्या में भारत को डिजिटाइज किया गया, भारत में चीज़ों को डिजिटल बनाया गया और तमाम सारे प्रोजेक्ट लागू किए गए और इन प्रोजेक्ट के लागू करने के कारण भारत लगातार खतरे में पड़ता चला गया। कैसे गया, इसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो कुछ भी होता है ये कैसे होता है। दरअसल हम जब भी कोई चीज़ करते हैं, कुछ लिखते हैं, अगर आप कुछ डालते हैं कहीं पे, चाहे वो आप आधार का नंबर कहीं डाल रहे हों या आप कहीं और कुछ कर रहे हों, चाहे तो आप कोविड का टीका लगवा रहे हों, तो ये सारी जानकारियाँ कंप्यूटर में भरी जाती हैं। लेकिन आज क्लाउड के ज़माने में जो जानकारी जिस कंप्यूटर पर वो टाइप कर रहा है उसमें नहीं भरी जा रही है, वो कहीं दूर रखे हुए कंप्यूटर के सर्वर में स्टोर हो रही है। यानी एक जगह पे सारे लोगों का डेटा इस देश के इकट्ठा होता है और अगर वो सर्वर भारत में नहीं है तो हम अपने देश का सारा डेटा देश के बाहर किसी जगह पे रख रहे हैं। डेटा लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा मसला है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है और चीन जैसे देश किसी भी कंपनी को अपने यहाँ व्यापार ही नहीं करने देते अगर वो डाटा को लोकली रिस्टोर ना करे। याद कीजिए आंट ग्रुप का जो मामला था और डी कैप का जो मामला था, डी कैप जाला, उस मामले में क्या हुआ था? कोविड के टाइम पे चीन के लोगों का डेटा चाहिए था और उस कैब कंपनी के पास निकल आया और जब कैब कंपनी के पास निकल आया तो चीन की सरकार का माथा ठनका कि हमसे ज़्यादा डेटा इसके पास कैसे है। फिर जब उस कंपनी ने अपनी सेवाएं अमेरिका में शुरू करने की सोची, चीन की सरकार ने तगड़े प्रतिबंध लगाए। भारत में कानून बना कि फेसबुक का, गूगल का, ये सब डेटा जो है इसका लोकलाइजेशन होगा, इस डेटा को भारत में ही रखा जाएगा। व्हाट्सएप का डेटा भारत में ही रखा जाएगा ताकि भारत में वो रहे, हमारे देश का डेटा बाहर ना जाए। एक तरफ सरकार ये कानून बना रही थी, हालांकि उसको वापस ले लिया, समर्पण कर दिया। ये शशि थरूर भी थे पार्लियामेंट्री कमेटी में, बहुत छूट दिए हैं उस दौरान। खैर, तो वो जो डेटा है उसको बाहर रखने का काम चलता रहा। एक तरफ हम ये कानून बना रहे हैं दूसरी कंपनियों के लिए, दूसरी तरफ देश का डेटा सरकार ही बाहर रखती आ रही है। कैसे? मोदी सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया और इसको बढ़ावा देने का सीधा मतलब ये था कि आपके लेन देन को कहीं ना कहीं एक जगह पे ट्रैक किया जा सके, कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है। भीम यूपीआई, पेटीएम, वेटीएम, तमाम सारी चीज़ें भारत में हुई। लेकिन आप एक एक करके समझिए कि ये चीज़ कितनी खतरनाक बनती चली गई। एक तो हमारा डेटा हमारे पास नहीं, दूसरा आतंकवादियों ने इन डिजिटल हथियारों को भारत के ही खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इसको सरकार ने किसी भी तरह से रोकने का कोई जुगाड़ रखा नहीं था। इतनी सारे चीज़ों के बावजूद, इतनी निगरानी के बावजूद, हम पे तो निगरानी है, आप पे तो निगरानी है, पेगासस है हमारे लिए, और भी 50 चीज़ें हैं। मैं आपको पूरा वीडियो बना चुका हूँ कैसे आपकी एक एक हरकत, आप कुछ भी अपने कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे देखते हैं, उसकी स्क्रूटनी हो रही होती है। दूर कहीं सर्विलांस हो रहा होता है, आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो चेहरा देख देख के पहचाना जा रहा होता है, ये आदमी जा रहा है, वो आदमी जा रहा है। आप सोचिए आप सड़क पे जा रहे हैं, पुलिस वाला आपको रोक के पूछे कौन हो तुम? अच्छा फलां हो, ठीक है तुम जा सकते हो। और ये काम कैमरे लगातार बगैर आपको बताए कर रहे हैं, वो आपको रोक नहीं रहे हैं। इस तरह का बहुत सारा सर्विलांस का काम इस देश में चल रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन के साथ चल रहा है। मैं आपसे बहुत सारे वीडियो बना के, पुरानी बात हो गई, शेयर कर चुका हूँ, फिर कभी बना दूंगा। लेकिन इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके विदेशी आतंकवादी भारत में खेल खेल रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, FATF की। FATF आप जानते हैं वो संस्था है जो पूरी दुनिया में आतंकवाद के धन के इधर से उधर जाने पे निगरानी रखती है। एक बार पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान ने बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए, सैकड़ों हज़ारों लोगों को गिरफ्तार किया, डिटेन किया, मुकदमे चलाए, तब जाके वो FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकले। अब भारत के ऊपर ये सवाल उठा इस ग्रे लिस्ट में कि भारत में
बैंक अकाउंट से भुगतान कर दिया गया। किसके लिए? गोरखनाथ मंदिर में, जो गुरु गोरखनाथ मंदिर जो गोरखपुर में है, उस पर जब आतंकवादी हमला हुआ था 2022 में, तो उसके लिए जो पेमेंट आतंकवादी एक दूसरे को कर रहे थे वो भारत के सिस्टम से कर रहे थे। फिनटेक कंपनियों के ट्रांजैक्शन पे सरकार की निगरानी वीक है। अभी आपको मैंने बताया था कि कैसे सेबी की निगरानी भी धांधलीबाज कंपनियों पे वीक है। उस पर मैंने आपको 2 दिन 4 दिन पहले वीडियो बना के बताया था। इसके अलावा अमेरिकी कंपनियां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि इत्यादि जबरदस्त छूट पाए हुए हैं। तरह तरह से भारत के लोगों को उल्लू बना रहे हैं। पूरी दुनिया में जिन प्रैक्टिसेस को रोका जा रहा है, भारत में सब अलाउड हैं। इन कंपनियों को खुली छूट देने का नतीजा ये है कि पुलवामा में जो हमला हुआ था, ये एफएटीएफ बता रहा, हमने तो पुलवामा हमले की जांच कराई नहीं है, जहां मुझे तो नहीं पता अभी तक कराई है। तो उसके अंदर जो बारूद मंगाया गया था वो अमेजॉन से मंगाया गया था। अमेजॉन से मंगा के उसका बम में इस्तेमाल हुआ। आप कल्पना करिए, कोई सुरक्षा फिल्टर नहीं, ये आम आदमी इस पाउडर का क्या करेगा? लेकिन आतंकवादियों को जरूरत है और आतंकवादियों ने अमेजॉन से खरीद लिया। आप सोचो, हजार्डस आइटम की बिक्री, कोई पारदर्शी ट्रैकिंग सिस्टम नहीं, सरकार सो रही है, खर्राटे की आवाज आ रही है, गुजरात का मॉडल काम पर है। वीपीएन पर नकेल कसने में सरकार विफल रही। सरकार ने नीति बनाई। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। आप कोई नेटवर्क कहीं पे जा रहे हैं तो आपकी यूपीआई, आपका जो आईपी एड्रेस होता है, आपके कंप्यूटर का पता वता ना पहुंचे तो आप वीपीएन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान के, जब मीडिया को भारत में बैन कर दिया गया था, जब हमारा भारत कन्फ्लिक्ट था, तो ये जानने के लिए कि पाकिस्तान के अखबार क्या छाप रहे हैं, मीडिया हाउसेस के लोग ये कर रहे थे, तो वहाँ के अखबारों को पढ़ रहे थे वीपीएन के ज़रिए। तो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि गूगल भारत में तो वो दिखा नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका का पता डाला वीपीएन में, अमेरिका के ज़रिए उसको देखना शुरू कर दिया। जैसे भारत में पबजी पर अभी बीच में आपको याद है रोक लगी थी, तो उसको बच्चे जो है वो वीपीएन के जरिए दूसरे, तो इसको भारत सरकार ने कहा ये खतरनाक हो सकता है, प्रतिबंध लगाएंगे। लेकिन वीपीएन पे कोई काबू इनका नहीं है। अब भी पैसे देके आप वीपीएन खरीद सकते हो और उसका इस्तेमाल कर सकते हो। नतीजा ये हुआ कि 2022 से अब तक लगातार ये हो रहा है और एफएटीएफ की रिपोर्ट बताती है कि आतंकी वीपीएन का इस्तेमाल करके धड़ल्ले से आपस में बातचीत कर रहे हैं। यानी एक आतंकवादी है, दिल्ली में बैठा हुआ है और वो कश्मीर के आतंकवादी से बात कर रहा है, लेकिन उसने वीपीएन इस्तेमाल किया तो ऐसा दिख रहा है कि वो बात कर रहा है कहीं अफगानिस्तान से या चीन से या पाकिस्तान से, अमेरिका से, जहां से चाहे वहां का वीपीएन डाल ले। और इसका इस्तेमाल करके ये एफएटीएफ की रिपोर्ट कर रही है, जम के आतंकवादियों ने खोल के डिजिटल इंडिया है ये, कोई निगरानी नहीं है आपकी, भाषण में सब कुछ है। कब आया था नियम? 2022 में। कौन सा हो रहा है? 2025 हो रहा है। सब कुछ भारत के लोगों पे लागू है। आप वीपीएन इस्तेमाल करके देखो। जम्मू कश्मीर में वीपीएन इस्तेमाल करने पे भी पिछले दिनों मीडिया पे भी रोक लगा दी गई थी। आप वीपीएन इस्तेमाल करके देखो, आपके घर पे आ जाएगी, या ईडी वीडी पुलिस आपको पकड़ के बुक कर देगी। आतंकवादी खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं होना चाहिए था ना कि आप ट्रैक कर सकें, लेकिन ये बात भी बाहर से पता चल रही है एफएटीएफ से, भारत के मीडिया ने नहीं पता किया। कहीं पे ये ऐसा थोड़ी है इन्वेस्टिगेशन में सामने आया होगा, कुछ आया होगा, सरकार के खिलाफ हो जाएगी जी खबर, इसको रहने दो, मत छापो, फोन आ जाएगा। ये चल रहा है डिजिटल प्रचार। लेकिन डिजिटल खतरों के मामले में सरकार का खर्राटेदार रवैया। मोदी सरकार ने डिजिटल इंडिया को राष्ट्रीय गौरव बताया। एफएटीएफ रिपोर्ट के मुताबिक टेरर फाइनेंसिंग, टेररिस्ट भर्ती, चैटिंग सब इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पे हो रही है। अब आपको बता दूं किस तरह से मेरा आपका गाढ़ी कमाई का टैक्स का पैसा पानी की तरह बहाया गया जिस डिजिटल इंडिया के लिए, वो कैसे हमारे खिलाफ हो रहा है। सरकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाने के लिए 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया अभियान लॉन्च किया। इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने की बात की। इसके नाम पे कुल बजट 1,13,000 करोड़ रुपए 2025 तक। 2023 के डिजिटल बजट अपडेट तक की कहानी बता रहा हूं, उसके बाद वाला 24 वाला छोड़ दो। सरकार 1,13,000 करोड़ रुपए
इस पे खर्च कर चुकी है। डिजी लॉकर पे 22 करोड़ से ज़्यादा यूज़र हैं और जिस दिन डिजी लॉकर को कोई एक्सेस करेगा, हैक करेगा, 22 करोड़ लोगों के दस्तावेज भी। माई जीओवी एक उनका है, ई हॉस्पिटल है, उमंग है, आरोग्य सेतु है, भारत नेट है, डिजिटल पेमेंट मिशन है, ये सब चल रहा है। भीम यूपीआई पे 180 लाख करोड़ रुपए का लेन देन होता है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को यूपीआई में अनिवार्य रूप से भागीदार बनना पड़ेगा, इसका नियम बना दिया गया है और नतीजा ये हुआ है कि कई प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। डिजिटल इंडिया मिशन में 14,903, भारत नेट फाइबर नेटवर्क गांव तक पहुंचाने के लिए 10,000 करोड़ से ज़्यादा, डिजी लॉकर के लिए 3,000 करोड़ से ज़्यादा, सर्ट इन के लिए जो साइबर सुरक्षा के नाम पे ये सुरक्षा चल रही है 516 करोड़ रुपए, डाटा एनालिसिस, एआई और मशीन लर्निंग के लिए 2,000 करोड़ से ज़्यादा, डिजिटल पेमेंट प्रमोशन के लिए 1,500 करोड़ से ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। 23-24 के बजट दस्तावेज में ये खर्चा है। 23-24 के बजट में कुल मिला के हर तरफ डिजिटल आत्मनिर्भरता से राष्ट्रीय सुरक्षा होगी, कैशलेस व्यवस्था, ईमानदार भारत, मोबाइल आधारित सेवाएं, पता नहीं क्या 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 हमको बेच दिया है। और हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके बदले में हमने क्या पाया? हमने ये पाया कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हिंदुस्तान की सरकार की आतंकवाद पे लचर नीति और उसके लचर रवैये को एक्सपोज कर रही है कि तुम्हारे देश में जो आतंकवादी घटना हो रही है, आतंकवादी मजे ले रहे हैं डिजिटल सुविधाओं के। राहुल गांधी, पत्रकार लोग, बाकी लोगों की तो निगरानी हो रही है दबा के, पेगासस लाया जा रहा है छुपा छुपा के दबा के नेतन्याहू से, और हम और आप लपेटे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।